सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेंस्ट्रुएशन। क्या चल रहा था फ्रेंड्स? मेंस्ट्रुएशन यानी कि 2D। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था यानी कि जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो था बहुभुज। बहुभुज यानी कि पॉलीगन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्टागन तक जो है फिनिश कर लिया था। ऑक्टागन तक सारी चीजें पढ़ के हम लोगों ने खत्म कर ली थी फ्रेंड्स। अब हम लोगों को बहुभुज में हम लोगों को ऑक्टागन के आगे बढ़ना है, यानी कि आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है समषटभुज यानी रेगुलर हेक्सागन। क्या है? समषटभुज, षटभुज यानी रेगुलर हेक्सागन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो है नेक्स्ट टॉपिक है। अब बात आती है कि रेगुलर हेक्सागन जो है वो हम लोगों का बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेगुलर हेक्सागन कैसे बनता है। देखिए, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ये कुछ डी पॉइंट, ये कुछ ई पॉइंट और ये कुछ एफ पॉइंट। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। और इस केस में क्या होता है कि ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, यानी कि इसकी जो सारी साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सेंटर कुछ ओ होता है। अगर हम इसको यहां से कुछ इस तरीके मिला देते हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। यानी कि जो हमारा रेगुलर हेक्सागन है वो किस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके हम किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको इस तरह से कुछ ऐड करते हैं, इसको इस तरह से ऐड करते हैं, इसको इस तरह से ऐड करते हैं और इसको कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, तो 6 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं कि नहीं। यानी कि 6 समबाहु त्रिभुज से मिलके हम लोगों का जो है समषटभुज यानी कि रेगुलर हेक्सागन जो होता है बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात आती है कि जो हमारा रेगुलर हेक्सागन है इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो पॉलीगन्स होते हैं उनका अगर ईच साइड ए है तो उस केस में एन साइड्स का अगर हमारा हेक्सागन है तो उस केस में जो हमारा पेरीमीटर होता था एन ए हो जाता था। पी फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता था वो एन ए होता था, एन नंबर ऑफ साइड और ए लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, लेकिन यहां पर कितनी साइड है? यहां पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 साइड से मिलके जो हमारा था समषटभुज बनता है। तो यानी कि जो उसका परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ये क्या हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो परिमाप है वो हमारा 6 से हो जाएगा। इसको नोट करिए, ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें। ठीक, अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट जो हम लोगों का होता है वो होता है एरिया। तो हेक्सागन का जो एरिया होता है देखिए वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखिए, हेक्सागन जो है हमारा कितने ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है। और तो देखिए एरिया ऑफ हेक्सागन, तो देखिए 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और एक ट्रायंगल मान लेते ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
और ये हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमारा एरिया होता है वो होता है √3 4a²। ठीक, ये होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर सिंप्लीफाई ना भी करते हैं, बस हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं हेक्सागन। ठीक, तो ये हमारा हेक्सागन का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला आ गया। 6 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड होता है ट्रायंगल के, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4a² होता है। और उस हिसाब से अगर हम उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरे हेक्सागन का जो है हमारा एरिया निकल आता है, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इतना नोट करिए फ्रेंड्स, आगे बताते हैं इसमें। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए हेक्सागन से रिलेटेड जो कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, मतलब इसके हेक्सागन के, उसको हम लोग देखते हैं। पॉइंट बना के लिखिएगा। अब देखिए अगर ये कोई हेक्सागन है और इसका सेंटर कुछ ओ है, क्या है, सेंटर ओ, तो अब देखिए हेक्सागन का जो डायगोनल होता है, डायगोनल यानी कि एडी, ठीक, एफसी, एक मिनट की गड़बड़ हो गया थोड़ा, सही से कुछ इस तरह, ठीक। ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट, ये कुछ डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, ठीक है। अब देखिए बात देखिए, अगर ये ए साइड है, ए ए ए ए ए ए, ठीक। और जो हमारा हेक्सागन होता है वो 6 तरह के ट्रायंगल से मिलकर बनता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक ट्रायंगल ये, 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 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो है मिलकर हमारा जो है हेक्सागन यानी कि समषटभुज बनता है। तो अब देखिए अगर ये ए साइड है, ठीक, अगर ये ए साइड है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक। और अगर ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो जो ए डी है हमारा, ए डी, जो हमारा ए डी है वो देखिए 2a हो गया। इसी तरीके से अगर जो हमारा ये ए साइड है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ठीक। तो देखो एडी हमारा 2a हो गया और बीई भी हमारा 2a नहीं हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा एफसी है, एफसी ये भी तो 2a हो जाएगा। यानी कि हमने क्या सीखा इससे कि जो हमारा
सम षटभुज का जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल होता है, यानी कि इन तीनों से क्या रिजल्ट निकला कि जो हमारा एडी है इक्वल्स टू बीई है इक्वल्स टू एफसी इक्वल्स टू 2a, ये आपस में जो है इक्वल होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं इसमें। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये कोई हेक्सागन है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, ठीक, इसके जो डायगोनल है हम आपस में इसको मिला देते हैं। कुछ इस तरह से। ठीक, ये कुछ ओ पॉइंट पे जो है मिलते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस हेक्सागन की ए बी साइड ए है तो ये भी ए होगी, 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 और ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक, और ये जो बीच वाली लाइन है ये भी ए होगी। हालांकि इसका हमें कोई काम नहीं है तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात देखिए, अगर हम ध्यान से देखें अपने ए ओ सी बी में, यानी कि कुछ ये साइड, ये ओ ए, ये और ये साइड, ये एक समचतुर्भुज बन रहा है, यानी कि एक रोम्बस बन रहा है। रोम्बस यानी कि चतुर्भुज ए ओ सी बी, ए ओ सी बी, रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज। ठीक, ये एक सम चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर ये एक सम चतुर्भुज बन रहा है तो देखिए, सम चतुर्भुज बन कब रहा है कि जब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में मिल रहे हैं, तब ये सम चतुर्भुज बन रहा है। तो हम लोग एक बात सुनते हैं, देखिए, अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लें कुछ इस तरह से, भाई देखिए, अगर ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और ये बात हम पीछे बता चुके हैं लेकिन आपको यहाँ पे याद दिला रहा है, और अगर कुछ ये ए साइड, ठीक, इस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ये होता है √3/2a h, यानी कि ये जो हाइट होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज। ठीक, अगर ये जो ट्रायंगल है वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस केस में जो हमारी हाइट होती है √3/2a नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? ठीक, होती है। तो अब एक बात देखिए, अगर हमने AC को मिला दिया कुछ इस तरह से, ठीक, अगर हमने AC को कुछ इस तरीके से मिला दिया तो ये इस पॉइंट पे 90 डिग्री देगी और इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री देगी। उस केस में जो हमारा ABCO, ठीक, इस पॉइंट को हमने कुछ G पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? G पॉइंट। तो इस केस में जो हमारा GC है, GC की जो लंबाई है वो हमारी क्या हो जाएगी? √3/2a। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी।
इस केस में अगर हम अपना एसी निकालते हैं, एसी की लंबाई, तो देखिए एसी जो होगा वो 2 इंटू जीसी होगा, जीसी, ठीक। क्योंकि देखिए ये भी अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हाइट भी √3/2 होगी, ठीक। तो अब देखिए यहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू जीसी की √3/2 ए, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया √3a, यानी कि ये जो हमारा AC है, AC इस रोम्बस का जो डायगोनल है, इस रोम्बस का, वो हमारा क्या आता है, AC इज इक्वल टू √3a, ठीक है। उसी हिसाब से जो हमारा BO होगा, BO जो होगा, BO AC फाइंड आउट हो गया, ठीक। अब देखिए एक रोम्बस यहां पे भी तो ड्रॉ हो रहा है, ये AFEO, तो ये जो हमारा डायगोनल होगा, ये AE, सेम यहां पे लिखते हैं कि जो हमारा AE होगा, AE ये भी तो √3a हो जाएगा, ठीक, सेम इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों पॉइंट को नोट करिए, आगे बताते हैं इसमें। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर कोई हेक्सागन है कुछ इस तरह से, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट और ये F पॉइंट, ठीक है। और ये जो हमारी साइड है ये हो जाएगी A A A A A A, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा समषट्भुज है, तो समषट्भुज के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, ठीक, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक, क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक, ये क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है कि नहीं होता है, ठीक, पिछली क्लास में ये लिखवाया था, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम यहां पर ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, ये एंगल, ठीक, इसको रफ कर देते हैं तो 2 मिनट के लिए, ठीक। और देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं, इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं और इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं, ठीक। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ये एंगल होगा, ये पूरा, ये कितना होगा, तो साइड कितनी है हमारी, 6 साइड है, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री,
तो ये तो सारे इंटीरियर एंगल का सम निकल आया ना, इस 6 इंटीरियर एंगल का, 1 2 3 4 5 6। अगर हमें एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो हमें 6 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक, तो अब देखिए 6 3 18 और 6 में से 2 गया 4, 4 3 12, यानी कि एक एंगल जो आया, एक इंटीरियर एंगल जो आया वो कितने का आया, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का आया कि नहीं आया। तो इस केस में जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो है 120, ये एंगल, और ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ये होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये हमारे सारे एंगल जो हैं, ये एंगल ए जो जिसको हमने डिवाइड कर दिया, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये ए है बराबर है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इतना नोट करिए, आगे बताते हैं इसमें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि ये जो एक एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाइए कि अगर हमारा कोई हेक्सागन है कुछ इस तरह से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। ठीक, और अगर हम ए पॉइंट को सी पॉइंट से मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, तो पीछे भी हमने सीखा है कि ये एंगल 30 डिग्री का होता है और ये भी एंगल 30 डिग्री का होता है, और ये पूरा एंगल, ठीक, ये पूरा एंगल जो है वो कितने का होता है, 120 डिग्री का। अब देखिए 120 डिग्री का ये पूरा एंगल होता है, और ये 30 डिग्री एंगल हमने हटा दिया है, तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल ये हमारा 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक, हो जाएगा कि नहीं। अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो फिर ये भी तो एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी AF लाइन है कुछ ये पैरेलल होगी CD लाइन के, होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। ठीक, और वो भी पैरेलल कैसे होती है। अब देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही, सॉरी, अगर दो लाइनें हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और इन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये थ्योरम होती है कि नहीं होती है। हम कह सकते हैं अगर ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, और ये कुछ A है, ये कुछ B है, तो हम कह सकते हैं LM लाइन जो है वो पैरेलल है NO लाइन के। ये होता है कि नहीं होता। उसी हिसाब से अब देखिए ये 90 था, ये 90 है। ठीक, इन दोनों का जो सम होगा वो कितने डिग्री का, 180 डिग्री होगा। अब दो पैरेलल लाइनें हैं, अब मान लीजिए इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा दे रहे हैं और इस लाइन को भी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, और इधर इस लाइन को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा दे रहे हैं और इधर इस लाइन को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा दे। अब देखिए दो लाइनें हैं, इनका जो इंटीरियर, और ये कुछ हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखिए दो लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और उनके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आता है, तो हम कह सकते हैं कि AF जो है CD के पैरेलल है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। देखिए बस ये हमारा रिजल्ट निकल आया। अब देखिए कि जो हमारी AF लाइन है वो पैरेलल है CD लाइन के, CD लाइन। ठीक,
नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसको। आई होप आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में रफ कर रहे हैं इसको। अब देखिए, अब अगर हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए अब अगर ध्यान देते हैं, अगर कोई हेक्सागन है कुछ इस तरह से, तो पिछले पिछले डायग्राम में हमने ये देखा कि ये ए बी सी डी ई और एफ, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, पीछे प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये पीछे हम लोगों ने सीख लिया, ठीक। अब बात आती है कि जो हमारा हेक्सागन है, ठीक, हम इसके आपस के डायगोनल जो है आपस में कुछ इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से, ये, ठीक। अब बात आती है कि देखिए, अगर ये ए है, 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 और ये कुछ ओ पॉइंट है, ठीक। अब बात आती है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। भाई अगर ये ए बी लाइन जो है, अब यहां पे हम ये रिजल्ट लिख रहे हैं कि जो हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, पैरेलल है ईडी के, ठीक, कोई एक ले रहा है ए बी और बी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक। तो अब देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये ए होगा, ये ओ होगा, ये होगा। उस केस में भी पीछे हम लोगों ने सीखा था कि ये जो हाइट है, ये हाइट, यानी कि ये हाइट, इसकी लंबाई क्या होगी, √3/2a, ये होगी कि नहीं होगी, √3/2a होगी। वैसे ही ये लाइन क्या होगी, √3/2a, ये भी होगी √3/2a, ठीक, √3/2a और √3/2a। इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर हमने m पॉइंट मान ले रहे हैं, ये, और इस पॉइंट को अगर हम n पॉइंट मान ले रहे हैं, तो लिखिए दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लिखिए दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई, तो बीच की दूरी या ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो देखिए MO क्या होगी, MO प्लस NO, MO की डिस्टेंस क्या है, √3/2a प्लस NO क्या है, √3/2a, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, √3, ठीक है फ्रेंड्स, नोट करिए इसको, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, नोट करिए इसको।
आई होप फ्रेंड्स आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक, तो देखिए मेंसुरेशन का हमारे सारे टॉपिक जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कल से या परसों एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, वहां से हम लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा जो बेसिक क्लासेस थी ये हमारी यहीं पे पूरी खत्म होती है। अब हम लोगों को कुछ फैक्ट पढ़ने हैं, जो सब इंपॉर्टेंट कुछ फिगर है डायरेक्ट कैसे हम उनका जो है सोल्यूशन कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। Some important figure। अब सम इंपॉर्टेंट फिगर में हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई सर्कल है, ठीक, और इसके बाहर कोई एक और सर्कल है, ठीक, ये सेंटर हमारा ओ है, ठीक, इस केस में अगर जो इसकी रेडियस है, रेडियस ये कुछ आर दे रखी है, ठीक, इस केस में जो इस वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल है ये, ठीक, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ठीक, ये। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये हमें W दे रखी है। क्या दे रखी है? W। इस केस में जो हम रास्ता है इसका, इस पाथ की जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस पाथ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेसिक तो ये है कि अगर ये R रेडियस है और ये चौड़ाई है, तो देखो ये एक R रेडियस हो गई अंदर वाले सर्कल की, छोटे सर्कल की। बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी R प्लस W। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब हम पहले सबसे बड़े वाले क्षेत्रफल का एरिया निकालें, यानी कि पाई R स्क्वायर, और उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दें। ठीक, तो हमारे ये पाथ का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल। ये तो था बेसिक। ठीक है, ये तो बेसिक है। लेकिन अब इसको हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं? बाय फार्मूला। बाय फार्मूला हम लोग इसको किस तरीके से जल्दी टैकल कर सकते हैं? जब क्वेश्चन आता है हम लोगों के सामने, तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे? तो चलिए उसके लिए एक फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो देखिए वृत्त के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल तो होता है पाई W 2R प्लस W, 2R प्लस W। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। जब जो होता है वृत्त के बाहर रास्ता बनाते हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट ये हो जाता है। अब इसी तरीके अगर कोई सर्कल है, ठीक, बाहर कुछ ये, और इसके अंदर जो है हम लोगों ने एक सर्कल बना दिया, ठीक, और अगर हमारी जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो हमारी R है, ठीक, और जो इस पाथ की चौड़ाई है वो W है। क्या है? W। इस केस में जो हमारा ये सर्कुलर पाथ है उसका एरिया क्या होगा? ये अब की बार क्या है? वृत्त के अंदर हमने एक रास्ता बनाया है। इस केस में जो हमारा वृत्त के अंदर का जो क्षेत्रफल है, यानी कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है, ये हमारा क्या होगा? इसको हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए जिस तरह से वृत्त के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल था, उसी प्रकार वृत्त के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए सेम फॉर्मूला है, ये प्लस है,
सेम फॉर्मूला है, बस ये याद रखना है कि अगर वृत्त के बाहर रास्ता बन रहा है तो यहां पे प्लस का साइन आता है, ठीक। लेकिन अगर वृत्त के अंदर कोई रास्ता बन रहा है तो उसके लिए क्या होता है, 5w 2r माइनस w। फॉर्मूला कुछ ये होता है, नोट करिए। ये दोनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो है ये दोनों फॉर्मूले जो है नोट करिए, डायरेक्ट डायरेक्ट निकालना है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फिगर है हमारा, नेक्स्ट फिगर है कि अगर कोई रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल, ये एल लेंथ और ये बी लेंथ, और इस रेक्टेंगल के बाहर हमने एक चौड़ा रास्ता बनाया है, ठीक, जिस रास्ते की चौड़ाई है W, क्या है W, 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 चारों तरफ से इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो है W, और ये है A लेंथ, L लेंथ, और ये कुछ B लेंथ, ठीक है, B लेंथ है। इस केस में ये जो हमारा रास्ता है ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बेसिक पे अगर हम लोग चलते हैं तो बेसिक यही है कि अगर हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड निकाल लें और इस छोटे वाले, मतलब कि ये लेंथ निकाल लें और ब्रेथ निकाल लें, और इस बड़े एरिया में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा दे, तो ये पाथ का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि डायरेक्ट हमें कैसे देखना है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2w l प्लस बी प्लस 2w, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी एक ब्लॉक में बंद कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे ही सेम ये रास्ता रेक्टेंगल के बाहर था, आयत के बाहर। अब देखिए इसी केस में, अब अगर कोई रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हमने एक W चौड़ाई का रास्ता जो है बना दिया, ठीक, ये लेंथ है हमारी L और ये है हमारी चौड़ाई है B। इस केस में ये जो हमारा आयत के जो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये। तो देखिए यहां पे क्या था, आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। अब की बार लिखेंगे आयत के अंदर क्षेत्रफल, आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या होगा, ये होगा 2w l प्लस बी माइनस 2w, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये
ये दोनों ही फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नोट करिए। एक बचता है इसके बाद, उसको ही बता देते हैं और ये चैप्टर जो है फिनिश। ठीक है, नोट करिए। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, रफ कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट डायग्राम है कि अगर कोई रेक्टेंगल है ये, ठीक, और इसके बीचों बीच W चौड़ाई का हम लोगों ने रास्ता बना दिया है। कितना? W चौड़ाई का। ये A, ये B, ये C, ये D, ये लेंथ L है, ठीक, पूरी ये लेंथ B है, ठीक। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है ये इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। और एक बात और आप लोग गौर से देखिएगा कि यहां पे जो इस बॉक्स का एरिया है वो डबल बार काउंटेड है। जब बेसिक बताएंगे क्वेश्चंस का तब इसको समझाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्रॉस रास्ते का क्षेत्रफल, क्रॉस रास्ते का क्षेत्रफल ये क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो देखिए ये क्या होगा, W L प्लस बी माइनस W, ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट बता रहा है। अब बात आती है कि इस क्रॉस रास्ते को हटा के शेष पार्ट का एरिया, यानी कि ये और ये, एक चीज तो नहीं लिखी, और ये जो रास्ता था ये W चौड़ाई का था, इसकी चौड़ाई क्या थी, W, ठीक। अब बात आती है इस शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ठीक। इसको देखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखो, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, L माइनस W और B माइनस W। और ये दोनों ही फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक फ्रेंड्स। और फाइनली जो है मेंसुरेशन 2D का बेसिक पार्ट हम लोगों का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप इस हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।